होती है उसको तो परेशानी होती। कल एक्सप्लेन करती हूँ दोबारा। ओके बेटा, गुड लक, बाय बाय, टेक केयर, बाय Thank you, बच्चे। ma'am. Thank you, ma'am. Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning. Morning, जी sir. गुड मॉर्निंग। Good गुड मॉर्निंग morning, sir. जी। गुड मॉर्निंग जी। आओ जी। देखें जी, देखो जी, लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस किए थे कूलम्स लॉ के ऊपर। इसी में कुछ और क्वेश्चंस भी होते हैं, जैसे मैंने बोला था कि कुछ क्वेश्चंस और भी होते हैं, थोड़े पेंडुलम टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। तो देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो। टू आइडेंटिकल चार्ज्ड balls, each with charge q and mass m are suspended from a common point, and each with charge q, mass m are suspended from a common point with the help of two insulating threads। ठीक है जी। each of length L, है ना, each of length L। The system या the arrangement is in gravity free space। Find the angle between the two strings and tension in each string at equilibrium। ठीक है जी। चलो जी, बताओ जी। सर 180 डिग्री। ये इक्विलिब्रियम पे क्या है सर एंगल। एंगल। अच्छा, और टेंशन कितनी है बेटा? सर निकाल दो। निकाल लो जी। ना जी, ये भी चार्ज क्यू है, मास एम है, ये भी चार्ज क्यू है, मास एम है।
सर KQ square by 4L square. KQ स्क्वायर बाय 4L square. हाँ जी बिल्कुल ठीक है जी। किस तरह से? अब एक चीज देखो ना इंटरेस्टिंगली इसमें, जैसे ये आप देखो यहाँ पे सिचुएशन क्या है हमारे पास, ठीक है। अब एक चीज देखो, जैसे ना आपने ये मतलब एक किस्म से जैसे पेंडुलम की बॉल है वो चार्ज कर दी, बेसिकली देयर आर टू पेंडुलम्स, आइडेंटिकल पेंडुलम्स, और एक ही पॉइंट से सस्पेंड कर दिया। अब होगा क्या बेटा, देखो इन दोनों बॉल्स के बीच में रिपल्सिव फोर्स तो लगेगी ना बेटा, कूलम फोर्स लगेगी कि नहीं लगेगी बताओ? यस सर। लगेगी कूलम फोर्स, इस पे भी लगेगी, और यही फोर्स है ना, यही फोर्स जो है हमारे पास है, सॉरी उल्टी डायरेक्शन में उस पे लग जाएगी, इस तरफ देख रहे हो जी, ऐसे लग जाएगी ये, लाइक दिस। अब एक चीज बताओ, ग्रेविटी तो यहाँ पे है नहीं है, या है ग्रेविटी? नहीं है ना, तो No, ग्रेविटी इज नॉट हियर। तो अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे टेंशन जरूर आ रही होगी, इस तरह से आ रही होगी भी टेंशन भाई, यस सर। टेंशन विल बी हियर। लेकिन एक बात बताओ, अगर ये सिर्फ दो ही ये फोर्सेस हैं, तो क्या ये टेंशन इस फोर्स को बैलेंस कर सकती है इस कंडीशन में अभी फिलहाल, या नहीं कर सकती? no sir. नहीं कर सकती ना। दो फोर्सेस को बैलेंस होने के लिए क्या होना चाहिए एक्चुअली? इक्वल एंड ऑपोजिट होना चाहिए एक्चुअली। तो आप एक बात बताओ ना कि जो फोर्स का कंपोनेंट है, या जो फोर्स है ये वाली, ये फोर्स इन बॉल्स को और दूर लेके जाने की कोशिश करेगी, तो यू कैन जस्ट सिंपली गेस कि इक्विलिब्रियम इनका कब आएगा एक्चुअली बेटा। इनका इक्विलिब्रियम पता है कब आएगा? देखो यहाँ पे, जब ये दोनों बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट अरेंज हो जाएंगे, समझ रहे हो? व्हेन दे विल अरेंज जस्ट opposite of each other, समझ रहे हो? तो they will just arrange opposite of each other like this. सर ये बता दो एक बार दोबारा अब क्या बताऊं इसमें? कि बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट जाके क्यों इक्विलिब्रियम आएगा? उसके बिना कैसे आएगा? ये अपोजिट कैसे होंगे फोर्सेस फिर? मतलब खुद सोच के देखो ना यार, कि जैसे जब ये बिल्कुल अपोजिट हो जाएंगे, अब किसी भी एक बॉल के ऊपर तो फोर्सेस देख कौन सी लग रही हैं, इधर को लग रही होगी ये वाली फोर्स, और उल्टी डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही होगी यार? टेंशन। ओके सर, टेंशन कैंसिल हो जाएगी। टेंशन लग रही होगी। तो आप हाँ सोच जी के सर। देखो ना कि जो ये टेंशन आएगी यहाँ पे T, और जो ये F आएगी, क्या ये बैलेंस नहीं हो सकते? अब हो Yes, सकते हैं कि नहीं हो sir. सकते? अब तो हो ही जाएंगे ना बैलेंस। लेकिन जब तक ये बिल्कुल अपोजिट नहीं आएंगे, तब तक क्या ये टेंशन और फोर्स बैलेंस हो पाएंगे बताओ? नहीं हो सर। नहीं हो पाएंगे। तो अब एक चीज सोच के देखो, ये इक्विलिब्रियम है, दिस इज इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम के टाइम पे इनके बीच का एंगल कितना है, स्ट्रिंग्स के बीच का? 180 180 डिग्री। तो आप बोल सकते हो ना एट इक्विलिब्रियम, है ना, यही बोलोगे ना, एट इक्विलिब्रियम एंगल बिटवीन स्ट्रिंग्स is how much? 180 डिग्री। ऑल्सो टेंशन यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगी बेटा? एफ के। एफ कूलम्स लॉ से निकाल लो, के क्यू बाय, इनके बीच का गैप कितना हुआ देखो, ये एल है और ये भी एल है ना, तो कितना हो जाएगा? 2l का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा के क्यू स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर, है ना, के क्यू स्क्वायर बाय 4l स्क्वायर। हाँ भाई समझ आई बात या नहीं समझ आई? क्लियर है भाई? तो ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है जी। चलो अच्छा, बड़ी अच्छी बात है जी। अगला सवाल करते हैं फिर तो। The arrangement of question 11 is taken to a region with uniform gravity. With uniform gravity. At equilibrium, separation
between the balls is x and angle between the strings is 2 theta. ठीक है, find a relation between x and theta for small values of theta. लो जी, क्वेश्चन हो गया जी, एक्स और थीटा में निकाल लो। ये डायग्राम ले आता हूं मैं एक्चुअली, है ना। ये डिस्टेंस x हो गया, ये एंगल थीटा हो गया, और ये भी थीटा हो गया किस्म से। सर हाँ जी, सर थीटा x/2l, थीटा x/2l सर। सर यस, थीटा x/2l आ रहा है। हाँ x/2l ही आएगा। इसमें एक और काम कर लो ना, एक और चीज निकाल लो। हाँ, ये तो छोटा सा हो जाएगा यार, सही बात है। फाइंड x फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा, ये भी निकालो, ठीक है ना। एक तो तुमने x और थीटा का रिलेशन निकाला है, एक स्मॉल वैल्यूज के लिए x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं एक्चुअली। देखो कैसे निकालेंगे इसका, मुझे अच्छी चीज बताओ। जैसे यहाँ पे पिछले क्वेश्चन से क्या फर्क है? सर एक नीचे mg लग जाएगी तो एंगल चेंज हो जाएगा। mg लग जाएगी, तो अब तो 3 फोर्सेस होगी ना बॉल्स के ऊपर। Yes, कौन सी 3 फोर्सेस होगी बेटा? टेंशन, फोर्स, Tension, कूलम फोर्स और force, वेट। टेंशन, कूलम फोर्स और वेट, weight. ये वाली 3 फोर्सेस होगी। 3 फोर्सेस तो बैलेंस हो सकती है ना। तो इसमें एक काम करो ना आप, जैसे कंपोनेंट्स बना लो। किस किस के कंपोनेंट्स बनाओगे? जैसे टेंशन के बना लो कंपोनेंट्स। तो टेंशन का एक कंपोनेंट किधर आएगा? देखो ऊपर की तरफ आएगा, है ना बेटा। Yes, ये कंपोनेंट Yes, कितना sir. आएगा और ये कंपोनेंट कितना आएगा? बोलो जी। ये वाला कंपोनेंट तो आ गया T टी cos कॉस theta. cos थीटा। और ये वाला T sin theta. टी साइन थीटा। तो क्या यहाँ पे ये लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम के लिए, देखो फॉर इक्विलिब्रियम जो टी साइन थीटा है वो किसको बैलेंस करेगा? एफ को। F को और टी कॉस थीटा किसको बैलेंस करेगा? एम जी। तो यहां से अगर मैं इनको डिवाइड कर दूं, देखो टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा, तो किसके बराबर आ गया? एफ बाय एम जी आ गया ना। Yes, sir. तो टेन थीटा किसके बराबर आ गया यहाँ पे? F by mg. एफ बाय एम जी। और एफ को क्या लिख सकते हो आप? K ए क्यू स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर एम जी। एक चीज बताओ यहाँ पे बड़ा इंटरेस्टिंगली, ये दोनों स्ट्रिंग्स का एंगल सेम आ रहा है वर्टिकल के साथ, थीटा थीटा। वो क्या कंडीशन होएगी जिसमें ये एंगल सेम आएगा, और वो क्या कंडीशन होएगी जिसमें डिफरेंट आएगा? बताओ। जैसे यहाँ पे तो मैंने ना बिल्कुल आइडेंटिकल चार्जेस लिए हैं, मतलब चार्ज भी सेम है, मास भी सेम है। मास भी से यस। अगर इन दोनों बॉल्स के चार्जेस डिफरेंट कर दूं, मान लो एक Q1 ले लूं और एक Q2, तो क्या ये दोनों स्ट्रिंग्स का वर्टिकल के साथ एंगल सेम आएगा या डिफरेंट आएगा? डिफरेंट आ जाएगा सर। हाँ जी, सेम आएगा सर। सेम आएगा। आप सोचो ना, क्यू स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? Q1 Q2, तो उससे डिफरेंट कैसे हो जाएगा? अगर मैं इन दोनों बॉल्स के चार्जेस सेम ले लूं पर मासेस डिफरेंट ले लूं, फिर फर्क आएगा। फिर different आएगा. फिर फिर different पड़ है। जाएगा, फिर डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि एक बॉल के लिए आप देखोगे यहाँ पे M1 आ जाएगा, दूसरे के लिए क्या आ जाएगा? M2। तो यानी यहाँ पे ये एंगल सेम होना इस बात पे डिपेंड करेगा कि इन बॉल्स के मासेस सेम है या नहीं है। अगर मासेस डिफरेंट है तो ये एंगल डिफरेंट होंगे, मासेस सेम है तो एंगल क्या होंगे? सेम।
चार्ज सेम हो या डिफरेंट हो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, एंगल पे तो नहीं पड़ेगा फर्क उस सेंस में तो एक्चुअली। अब देखो जी tan थीटा तो मेरे पास आ गया। अब आप डायग्राम में देखें तो यहाँ पे sin थीटा किसके बराबर है? ट्रायंगल बनाए हुए तुम्हारे पास, sin थीटा हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा x/2 हो जाएगा ना। तो ये कितने के बराबर हो गया? देखो x/2 डिवाइड बाय l, तो x/2l हो गया। ठीक है जी, नहीं हाँ ठीक है जी। फॉर स्मॉल एंगल्स, ये रिलेशन चाहिए था ना मेरे को। फॉर स्मॉल एंगल्स साइन थीटा किसके बराबर हो जाता है बेटा? थीटा के बराबर। तो यानी थीटा यहाँ पे किसके बराबर हो गया? x/2l। तो एक आंसर तो ये है। पर एक और चीज बताओ, स्मॉल एंगल्स के लिए तो tan थीटा भी तो साइन थीटा के बराबर ही होता है, नहीं होता? यस सर। यस और सर। ये थीटा के बराबर होता है, तो इसका मतलब x/2l के बराबर हो गया। तो अगर आप tan थीटा की वैल्यू x/2l यहां से लेकर ऊपर वाली इक्वेशन में डाल दे तो x की वैल्यू वहां मिल जाएगी ना, थीटा रिप्लेस हो जाएगा ना वहां से, है ना भाई? तो इसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू यहाँ से x/2l, यहाँ पे tan थीटा की जगह डाल दो। तो इसका मतलब देखो जी क्या हुआ, दिस मीन्स x/2l किसके बराबर हुआ? देखो जी kq² बाय या 1/4πε0 q² बाय x² mg जी। हाँ भाई, Yes, sir. अच्छी बात है जी। तो फिर ये कितना आ गया? देखो x3, बाकी सब वही रहने दो, तो ये आ जाएगा 2lq²। नीचे कितना आया? 4πε0 mg। इसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू q की पावर 2/3 और बाकी सब अंदर ले लो, 2l डिवाइड बाय 4πε0 mg इसकी पावर 1/3। समझ में आया जी? नहीं समझ में आया? क्लियर है भाई? Yes, sir. ये रिलेशन हो गया एक्चुअली। ठीक है जी। कई बार लोग ना एक्चुअली ये जो रिलेशन है मैंने वेरिएबल्स में इसीलिए करवाया, इसके ऊपर कई बार लोग छोटा मोटा कोई न्यूमेरिकल सा बना लेते हैं एक्चुअली, है ना? तो आप चाहो तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी कर सकते हो, बट अदरवाइज ये तो हो ही गया हमारा। ठीक है जी। देखो जी एक्स की वैल्यू आ गई स्मॉल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए, tan थीटा आ गया हमारे पास f/mg। यहाँ पे कितना आएगा इक्विलिब्रियम पे? एंगल कितना आएगा एक स्ट्रिंग का वर्टिकल के साथ, और थीटा और एक्स का रिलेशन हमने निकाल लिया स्मॉल उसके लिए। ये क्लियर है जी बेटा ये वाला क्वेश्चन सबको? ठीक है जी। चलो जी एक और क्वेश्चन करते हैं फिर, आओ जी। क्वेश्चन नंबर 13। इन क्वेश्चन नंबर 12 एक्चुअली ना अरेंजमेंट तो वही रहेगा ना पेंडुलम वाला, तो इस करके हम लोग क्या करते हैं कि वो पिछले क्वेश्चन का रेफरेंस ले लेते हैं, तो सारा अरेंजमेंट दोबारा से लिखने की जरूरत नहीं है ना। एग्जाम में तो पूरा लिख के ही आएगा एक क्वेश्चन अगर आएगा तो। इन क्वेश्चन नंबर 12, charge from the balls starts leaking at a constant rate b. Due to this, the balls starts moving towards each other with relative velocity v for small angles theta या for small angle theta v depends upon separation x between the balls as v proportional to x की पावर n आ जाता है। Find n। क्या निकालना है जी हमने? n निकालना है जी एक्चुअली। ठीक है जी, जय हो।
तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे डायग्राम में आपको बता भी सकता हूँ। इनसे ना चार्ज लीक हो रहा है, देखो, समझ रहे हो? तो लीक होने की वजह से ये बॉल्स एक दूसरे की तरफ मूव कर रही हैं। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी का इस एक्स के साथ क्या रिलेशन है, बस वही बताना है। दैट्स व्हाट इट इज, इट मींस एक्चुअली। हाँ जी, क्या है बेटा? मैं बताऊं, देखो, और स्मॉल थीटा, आपने अभी एक्स की वैल्यू क्या निकाली है? क्यू की पावर 2/3, 12 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और ये आ गया जी हमारे पास 1/3, ये निकालिए। नेक्स्ट एक बात बताऊं, v होगा क्या सिंपली, या dx/dt तो होएगा, उससे ज्यादा थोड़ी ना कुछ होएगा। अच्छा एक चीज बताओ, इस ऊपर वाले एक्सप्रेशन में कौन सी ऐसी चीज है जो वेरिएबल है? ये 12/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वेरिएबल है या क्यू वेरिएबल है? क्यू क्यू वेरिएबल है। तो आपको जो डिफरेंशिएट करना पड़ेगा वो क्यू को करना पड़ेगा ना। और आप डिफरेंशिएट के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, टी के रिस्पेक्ट में, तो आप क्या करोगे, कैसे करोगे डिफरेंशिएशन? पावर आगे, फिर क्यू की पावर 2/3 में से कम, और फिर चेन रूल के हिसाब से क्या आ जाना चाहिए, dq/dt। क्या आ गया मेरे पास, देखो, 12 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और इसकी पावर क्या होगी, देखो, 1/3। तो v किसके बराबर आ गया, ध्यान से देखेंगे, 2/3, q की पावर आ गई -1/3, और यहां से dq/dt आ गया b, कांस्टेंट रेट b दिया हुआ है ना, और ये आ गया 2l 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg की पावर 1/3। यही आ गया बेटा मेरे पास। देखो मेरे पास वेलोसिटी का एक एक्सप्रेशन तो आ गया, बट ये ना q की टर्म में आ गया बेटा। हमें किसकी टर्म में चाहिए? हाँ भाई बोलो। एक्स की टर्म में, x की टर्म में चाहिए। कैसे निकालूं x की टर्म में, बताओ यार। ऊपर वाले फॉर्मूले को मतलब हाँ compare ये कर वाली देंगे। ये वाली उल्टा, मतलब कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा है, समझाओ यार। कंपेयर कर देंगे सर, मतलब उसको एक्स के टर्म्स में लिख देंगे। कैसे लिखूं? फ्रॉम 1, अच्छा वहां से अगर आप देखें, ध्यान से देखना जरा, q की पावर 2/3 किसके बराबर होएगा, x डिवाइड बाय ये सारा फैक्टर ना, या इसको ऐसे लिख लो, 12 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg की पावर -1/3। यही हुआ? यस सर। ठीक है। क्या तुम्हें यहाँ पे ये 2 चाहिए? नहीं सर। नहीं चाहिए। तो यहाँ से अगर आप 2 हटाओगे तो यहाँ पे 1/2 लगाना पड़ेगा, नहीं लगाना पड़ेगा, बताओ? यस सर। लगाना पड़ेगा ना 1/2, तो यहाँ पे 1/2 लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे -1 भी, माइनस भी चाहिए, तो यहाँ माइनस आएगा, तो यहाँ पे माइनस आएगा, नहीं आएगा, बताओ? हाँ भाई आ जाएगा सर। समझ रहे हो? जैसे यहाँ पे ना कोई और कलर यूज कर लेते हैं, ये नीले वाला, देखो यहाँ माइनस लगाओगे तो यहाँ भी माइनस आ जाएगा, फिर ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस। ये हो गया। तो q की पावर -1/3 किसके बराबर हो गया, देखो इसके बराबर हो गया, ऊपर सब्स्टिट्यूट कर दो। तो दिस इंप्लाइज v कितना हुआ, देखो जी 2/3, x की पावर कितना आ गया, -1/2, 12 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, इसकी पावर कितना आ गया 1/6, और यहाँ पे कितना था 12/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mg, और ये कितना हो गया 1/3।
हमें देखो जी और कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ ये है कि v प्रोपोर्शनल टू x चाहिए था, बाकी सब तो कांस्टेंट है। तो v प्रोपोर्शनल टू x की पावर यहाँ पे कितनी आ रही है बेटा? -1/2 -1/2। तो यहाँ पे इसका मतलब n की वैल्यू किसके बराबर आ गई? -1/2। तो n की वैल्यू -1/2 आ गई। हाँ भाई समझ आ गई बात? ये क्लियर है जी क्वेश्चन ये वाला सबको? ठीक है ना? देखो है तो बड़ा धांसू सा क्वेश्चन ये वैसे मतलब एक बार नीट में आया हुआ है ये 2016 में ना एक्चुअली, तो इट केम इन दैट एक्चुअली, मतलब है लेकिन ये बहुत पुराना क्वेश्चन, मतलब ये वैसे तो क्वेश्चन पहले कभी किसी टाइम पे जेई में आया हुआ था, देन इट केम इन एक्चुअली 2016 ना। तो मतलब अगर आप देखेंगे तो इसमें ये x वाला जो रिजल्ट है, अगर आपको ये याद नहीं है q की पावर 2/3 2l, समझ रहे हो, आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हो सॉल्यूशन में। ये तो मैंने आपको पूरा करके दिया है, सिंप्लीफाई पता है कैसे कर सकते थे? तुम्हें पता है ना कि ये कांस्टेंट है, तो इसको तुम कोई कांस्टेंट सी लिख लो ना, दैट्स इट पूरे को। ये एक्सप्रेशन की वजह से चीजें थोड़ी लगती है ना कॉम्प्लिकेटेड सी। अगर इसकी सिंपली ये लिख लेता कि x इज इक्वल्स टू सी q की पावर 2/3, तो आप देखो कि मेरी कैलकुलेशन काफी आसान हो जाती है एक्चुअली। क्यों भाई? तो वो तो कांस्टेंट ही रहना है, और हमें फाइनल आंसर क्या इसकी टर्म में चाहिए? नहीं ना, हमें प्रोपोर्शनलिटी के टर्म में चाहिए। तो ऐसे छोटे मोटे अरेंजमेंट्स हम लोग हमेशा कर सकते हैं। समझ आ गया बेटा जी? क्लियर है ये सबको? Yes, चलो sir. जी क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। ठीक है जी। द अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन 12 is immersed in a liquid of density rho dielectric constant K. Density of each ball is sigma if angle between the strings doesn't change, and if the angle between the strings doesn't change, find K. And we find K. ये है जी हमारे पास। पूरा अरेंजमेंट हमने क्या किया जी? पानी में डुबो दिया जी एक्चुअली। हाँ भाई पूरे को डुबो दिया एक्चुअली। पहले ना पानी बना लेते हैं, हम करते हैं सॉल्व। क्वेश्चन तो हो गया कंप्लीट। सर रो डिवाइडेड बाय रो बाय माइनस सिग्मा। ये रो डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा। रो डिवाइडेड बाय रो माइनस सिग्मा। अच्छा कैसे? सर पहले सर जो टी कोस थीटा है ऊपर वाली कोस, सर जो बॉटम में एम जी। मेन बात यह है कि जो एक तो जो फोर्स लग रही है इनके बीच में, वो फोर्स क्या हो जाएगी? F by K। उसके अलावा क्या कोई एक्स्ट्रा फोर्स भी आएगी यहाँ पे? हाँ भाई क्या पानी के अंदर इन बॉल्स के ऊपर कोई एक्स्ट्रा फोर्स आएगी? पॉइंट फोर्स आएगी सर, वी रो जी। पॉइंट फोर्स आएगी भाई, बिल्कुल सही बात है यार। यहाँ पे पॉइंट फोर्स आ जाएगी एक्चुअली, आएगी पॉइंट फोर्स। पॉइंट फोर्स कितनी आएगी भाई? एम सिग्मा रो जी। पॉइंट फोर्स आ जाएगी वी रो जी, क्योंकि रो डेंसिटी है इसकी, और v कितना हो जाएगा? मास बाय डेंसिटी ऑफ द बॉल रो जी। यही हो जाएगी ना एक्चुअली, ये एम बाय सिग्मा रो जी। यही आएगी बेटा। अच्छा मुझे एक बात बता, एक्चुअली इनिशियली
जब पानी में नहीं था, तो तुम्हारा tan थीटा कितना आ रहा था बताओ? x/2l। F by mg ये आ रहा था, वो तो स्मॉल एंगल्स के लिए था ना, वैसे तो F by mg था। फाइनली अब tan थीटा तो tan थीटा ही है ना, मतलब tan थीटा थोड़ी चेंज हुआ है तुम्हारा, थीटा थोड़ी चेंज हुआ है, या हुआ है चेंज? हाँ सर। नहीं। हॉरिजॉन्टल फोर्स अब कितनी है तुम्हारी नेट? F by k बॉल पे, यस और वर्टिकल फोर्स कितनी है टेंशन को छोड़ के? mg माइनस बाइंड फोर्स, यही है ना जी। तो इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, F by k, यहाँ पे आ गया mg, और बाइंड फोर्स क्या है खुद? mg सिग्मा बाय रो, यही होगी तुम्हारे पास। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये तुम्हारा tan थीटा आ गया, यहाँ पे तुम्हारे पास आ गया F बाय mg, बाहर ले लिया, अंदर क्या बचा तुम्हारा? k 1 माइनस रो बाय सिग्मा, यही नहीं बचा बेटा तुम्हारे पास। अब जरा एक चीज देखो, यहाँ पे ये तुम्हारी इक्वेशन 1 है और ये तुम्हारी इक्वेशन 2 है। इसको देख के क्या पता चलता है कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो ये वाली क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? ये वाला सारा बताओ भाई, ये क्या होना चाहिए? हाँ भाई, 1 होना चाहिए ना। तो k इंटू 1 माइनस सिग्मा बाय रो किसके बराबर हो गया? 1 के। हो गया भाई, आगे देख लो जी। और k इंटू सिग्मा माइनस रो बाय सिग्मा किसके बराबर हो गया? 1 के। तो k की वैल्यू किसके बराबर हो गई? सिग्मा अपॉन सिग्मा माइनस रो, ये आ गया तुम्हारे पास। दिस इज द वैल्यू फॉर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हाँ भाई, समझ में आई बात? ये क्लियर है जी। तो यहाँ पे बेसिकली ना बच्चे, एक्चुअली यहाँ पे बच्चे गलतियां करते हैं, F बाई के तो ले लेते हैं पर ये बाइंड फोर्स नहीं लेते, फिर वो गड़बड़ हो जाती है एक्चुअली। समझ आ गया थोड़ा जी? क्लियर है जी सबको ये वाली? बड़ी अच्छी बात है एक्चुअली। Question number 15. In the figure shown, system is in equilibrium. Find R dash. चलो जी, मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये है क्या चीज एक्चुअली। ठीक है जी। ये पहले ना आर है जी, ये दोनों लेंथ एल है एक्चुअली। तो एक तो ये है बेटा, देखो अरेंजमेंट तुम्हारे पास ना यहाँ पे। फिर इसमें पता है क्या किया तुमने? तुमने एक बड़ा कमाल का काम किया। ये पहले ना वाई था, देखो हाइट जो भी थी ना, ये सेंटर से सस्पेंशन पॉइंट की हाइट वाई थी। फिर तुमने थोड़ा सा ना कमाल का काम किया यहाँ पे, और वो कमाल का काम क्या था? देखो जरा ध्यान से। ये डायग्राम अभी कंप्लीट नहीं है, तो पहले वाला डायग्राम तो जो बना लो, पर दूसरे वाला मत बनाना। हमने क्या किया कि दोनों की स्ट्रिंग्स को ना यहाँ पे क्लैंप कर दिया बेटा, बात सुन रहे हो? दोनों स्ट्रिंग्स को यहाँ पे क्लैंप कर दिया, और क्लैंप करके जब नया इक्विलिब्रियम देखा, तो अब इक्विलिब्रियम कितना आ रहा है यहाँ पे? देखो आर डैश आ रहा है। और अब जो ये हाइट रहेगी ये y/2 रहेगी। तो मतलब हमने किया क्या है मैं आपको बता देता हूँ। पहले सिंपली हमारे वही दो पेंडुलम्स थे,
चार्ज Q था, मास M था, लेंथ L थी पेंडुलम्स की, और यहाँ ये वाली हाइट Y थी, और इक्विलिब्रियम सेपरेशन R आ रही थी। फिर हमने क्या किया कि ये जो दोनों स्ट्रिंग्स थी ना, इनको पकड़ा और बीच यहाँ पे क्लैम्प कर दिया हाफ वे, तो ये वाली हाइट y/2 रहेगी, और ये r डैश हो गया आपका एक्चुअली। अब नया इक्विलिब्रियम सेपरेशन, r डैश को r की टर्म में निकालना है, दैट्स द क्वेश्चन एक्चुअली। ठीक है जी, समझ में आ गई बात बेटा जी? निकाल लो जी। हाँ जी बेटा जी, आया नहीं? सर 1 मिनट बस। अच्छा, ये एंगल मान लो थीटा है, और यहाँ पे ये एंगल कितना हो गया मान लो थीटा डैश है, जैसे मर्जी ले लो। एक बात बताओगे, tan थीटा किसके बराबर होता है बेटा जी? F/mg, mg है ना? अच्छा, यहाँ पे ये हो गया r/2, तो अगर आप डायग्राम से देखो तो tan थीटा किसके बराबर हो गया साथ के साथ? r/2y। r/2y। दूसरे वाले डायग्राम में tan थीटा डैश किसके बराबर हो गया बताओ ना भाई? हेलो, फोर्स चेंज होगी, पर मास तो वही है, और वहां पे वो r'/2 हो गया, और साथ में नीचे क्या आ गया? y/2। y/2। आप एक काम कर सकते हो, ऊपर वाली इक्वेशन से y की वैल्यू निकाल के नीचे डाल दो। ऊपर वाली इक्वेशन में y की वैल्यू कितनी आ रही है देखो, mg r/2f, तो इसका मतलब कितना हुआ यहाँ पे देखो, f'/mg, ये कितना है, r'/y है ना, y की वैल्यू ऊपर से आपने निकाली है mg r/2f, ये निकाली है ना बेटा आपने, देख लो जरा ध्यान से। हाँ भाई, तो mg तो चलेगी। अब आप यहाँ पे पता है क्या करो, अब आप यहाँ पे ना f की वैल्यू डालो, कितनी है बेटा f, ये f' की वैल्यू डालो कितनी है पहले तो, k² r'², फिर यहाँ आ गया r', फिर यहाँ आ गया r, और ये हो गया 2, और f की वैल्यू डालो k²/r², तो क्या k² कट गया जी? यहाँ से कट गया जी। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से r' का क्यूब किसके बराबर आ गया? r³ के बराबर नहीं आया? तो r' किसके बराबर आया बताओ मुझे? r/2 की पावर 1/3 आया कि नहीं आया बताओ जी? हाँ भाई। सर हाँ जी, सर मैंने एक और मेथड से सोचा था, आंसर आ गया जी? आंसर आया था सर। हाँ, क्या सोचा था जी आपने? सर जैसे फाइनली हाइट y/2 रह रही है, हम्म, तो मैंने जो हमारी इनिशियल डायग्राम है उसमें y/2 से लेके हाइपोटेन्यूज तक एक बेस के पैरेलल लाइन बना के उसको l/2 ले लिया पैरेलल लाइन थ्योरम से। ठीक है। तो सर मैंने फिर जो हमारे पास x का फॉर्मूला होता है q की पावर 2/3 वाला, उसमें l की वैल्यू आपने l/2 डाल दी कुछ उस तरह से, है ना? हाँ जी सर। चलो वो भी ठीक ही है, वैसे गलती नहीं है इसमें अंदर कोई भी, है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आप ज्योमेट्री का इस्तेमाल कर रहे हो, देयर इज नो मिस्टेक इन दैट एक्चुअली, है ना? अच्छा, इंटरेस्टिंगली जैसे अगर आप देखोगे ना, ये क्वेश्चन इफ आई रिमेंबर करेक्टली आई थिंक 2013 में आया था ये क्वेश्चन, है ना? तो दिस केम इन 2013 एक्चुअली, है ना? वो भी वही, तब तो ये आईपीएमटी होता था एक्चुअली, तो तब आया था ये एक्चुअली। तो अगर आप देखोगे ना एक्चुअली कूलम्स लॉ में जब जब क्वेश्चंस आए हैं ना मोस्टली, वो बेसिकली ये पेंडुलम वाले ही आते हैं एक्चुअली, है ना? मतलब बाकी क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, मतलब ये नहीं कहते, बट
चांसेस थोड़े से इसके ज्यादा हो जाते हैं एक्चुअली। तो चलो खैर, काफी क्वेश्चंस कर लिए। देखो जी हमने पेंडुलम वाले तो है ना 4-5 क्वेश्चंस हो गए। एक्चुअली ये जितने भी क्वेश्चंस हमने किए हैं ना बेटा, ये सारे के सारे क्वेश्चंस ना एग्जाम्स में ही आए हुए क्वेश्चंस मैंने करवा दिए। तो वो दैट सर्व्स द पर्पस एक्चुअली, है ना। तो एक आइडिया लग जाता है भी किस तरह के क्वेश्चंस जनरली पूछे भी जाते हैं एक्चुअली। चलो जी, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। हाँ भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता, किसी को डेफिनेशन पता है? जब तक एक चार्ज किसी के एरिया अराउंड द चार्ज जिसमें उसका इफेक्ट हम वो कर इट सकते इज अ हैं। रीजन in which a charged particle experiences an electric इफेक्ट force, है ना, in which a charged particle experiences an electric force। मैं आपको समझाता हूँ, देखो सपोज यू हैव अ टेस्ट चार्ज टेस्ट चार्ज। क्या है जी, आपके पास एक टेस्ट चार्ज है, उसे आपने कहीं पे रखा हुआ है। इट इज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी इलेक्ट्रिक फोर्स। तो जहां पे वो इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रहा, मतलब वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। उसी टेस्ट चार्ज को मान लो आप यहां रखते हो एंड इस पे फोर्स लग रही है ना जी, फोर्स बिल्कुल लग रही है फोर्स। तो हम ये बोलेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो मान लो ये जो मैंने सर्कल बनाया हुआ है एक्चुअली, है ना, थोड़ा सा ये राउंड सा शेप बनाया हुआ है, देखो मैंने इस पूरे रीजन के अंदर इस पे फोर्स लगती है। तो यहां पे हम कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट। और बाहर जो है बेसिकली वो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा नहीं है। तो फील्ड को मतलब जैसे एक्चुअली क्या होता है ना, जैसे मैग्नेटिक फील्ड होता है ना, उसको हिंदी में बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र एक्चुअली, है ना। तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक किस्म का रीजन या क्षेत्र ही है बेसिकली, कि भी जिस रीजन में किसी चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगेगी उस रीजन को हम लोग कहेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्टिंग एक्चुअली। अच्छा, अगर देखा जाए ना तो नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना वो अपने आप में फंडामेंटल कंसेप्ट है। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट। मैं बताता हूं जी कैसे। अब एक चीज देखो, कूलम्स लॉ आपको क्या बोलता है? कूलम्स लॉ क्या बताता है हमें? हमें ये बताता है कि देयर इज वन चार्ज, देयर इज अनदर चार्ज, दे एक्सर्ट फोर्सेस ऑन ईच अदर। यही बताता है ना जी, ये बताता है कूलम्स लॉ हमें। रियलिटी पता है क्या है? मैं बताता हूँ रियलिटी क्या है। रियल कंसेप्ट क्या है? रियल कंसेप्ट ये है कि चार्ज ना, एक बात बताओ, चार्ज को कैसे पता चलता है कि दूसरे चार्ज पे फोर्स लगानी कि नहीं लगानी? बताओ, सोच के देखो। हाँ भाई बताओ भाई, कैसे पता चलता है एक्चुअली कि फोर्स लगानी है कि नहीं लगानी है? फील्ड देखी जा तो चार्ज तो अपना कैसे? एरिया बना लेता है, उसके अंदर जब कोई आता है तो उसको इन्फ्लुएंस मतलब आप ऐसे सोच के देखो ना, मान लो आपने क्या किया, शहर के बाहर ना कहीं आपने एक जमीन खरीद ली, ठीक है। अब आपको डर है कि लोग उस जमीन का मिसयूज ना करें, है ना। तो आपने क्या किया कि वहां पे एक बोर्ड लगा दिया, ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, है ना जी। तो आपने बोर्ड तो लगा दिया। अब एक बात बताओ, आप शहर के अंदर बैठे हो, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन वहां पे आ रहा है, कौन आपकी जमीन का इस्तेमाल कर रहा है, नहीं कर रहा? हाउ डू यू नो भाई? या तो आप वहां पे कैमरे वैमरे लगाओ, है भाई, या कोई सिक्योरिटी गार्ड छोड़ो कि जो वहां पे 24 घंटे निगरानी करे, जो भी है उसको पकड़ के पीट दे। अब चार्ज ऐसा क्या काम करेगा कि उसको कैसे पता चलेगा कि कोई दूसरा चार्ज उसके उस पे फोर्स लगाने की लगानी है? तो होता क्या है कि हर चार्ज पार्टिकल ना अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर ले है। तो इसका मतलब जब दूसरा चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड में आता है तो उस पर ऑटोमेटिकली फोर्स लग जाती है। बात समझ रहे हो? तो यानी एवरी चार्ज विल जनरेट अ इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इट,
whenever another charge will come in its electric field, तो ऑटोमेटिकली फोर्स विल जनरेट। तो क्या ये कहना ठीक है कि जो फोर्स है वो किसी चार्ज पार्टिकल के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ इंटरेक्शन की वजह से जनरेट होती है? ये कहना ज्यादा ठीक है या ये कहना ठीक है कि चार्ज और चार्ज की इंटरेक्शन से जनरेट होती है? पहली वाली फोर्स एक्चुअली ना, First one. फोर्स एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटरेक्शन से जनरेट होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि होता ये है रियलिटी में कि चार्ज ने अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया जी, ठीक है, और दूसरे चार्ज ने भी अपना क्या किया जी, इलेक्ट्रिक फील्ड बना लिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही है जो उनको फोर्स लगाता है जी एक्चुअली, है ना जी। तो जब मैं अगर एक चार्ज हूं, मैं किसी दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जाके इंटरेक्ट करूंगा तो वो मेरे पे फोर्स लगेगी। अच्छा एक और चीज देखो, फोर्स के होने के लिए दो पार्टिकल्स होने चाहिए नहीं होने चाहिए? यस सर। पर फील्ड के होने के लिए एक ही एक ही बात। एक पार्टिकल। मान लो दुनिया में एक अकेला चार्ज है, दूसरा है ही नहीं कोई, तो भी फील्ड तो होएगा ना, यस है ना? Yes. स्टिल देयर विल बी अ फील्ड, है ना? दूसरा है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज मोर फंडामेंटल कंसेप्ट एक्चुअली। अच्छा एक और चीज देखो, हमें एक चीज तो पता ही है ना कि जो फोर्स होती है वो चार्जेस की सेपरेशन पे डिपेंड करती है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जब इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होता होगा, जो उसकी पावर होती होगी, वो बेसिकली सभी पॉइंट्स पे क्या होती होगी, सेम नहीं होती होगी। तो इसीलिए ना हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक ऐसी क्वांटिटी डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। नॉर्मली इसको हम लोग ई से डिनोट करते हैं, कई लोग इसको आई से भी डिनोट करना प्रेफर करते हैं, वो उनकी अपनी अपनी मर्जी है जी एक्चुअली। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है क्या, देखो जी, it is defined as electric force per unit test charge। इलेक्ट्रिक फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है Q0, ठीक है जी, इस पे फोर्स लग रही है, इधर को इलेक्ट्रिक फोर्स लग रही है F, ठीक है जी। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पता कैसे डिफाइन करते हो, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, है ना जी। यू डिफाइन फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, हेयर टेस्ट चार्ज Q0 should be very small, है ना। टेस्ट चार्ज Q0 should be very small, ठीक है भाई, because due to induction it can change charge distribution of source of electric field। अब इस चीज को ना बड़ा समझने की जरूरत है एक्चुअली, छोटी सी चीज है, बड़े कमाल की है। देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूं। मान लो ये मेरा क्या है जी, सोर्स है, ठीक है, और यहां पे तुमने रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है जी, Q0 टेस्ट चार्ज रखा हुआ है एक्चुअली। अब दो सिचुएशन देखो, इफ Q0 इज लार्ज, ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये Q0 बेटा बड़ा हुआ तो क्या ये सोर्स चार्ज में इंडक्शन नहीं करेगा? करेगा। इंडक्शन करेगा तो नेगेटिव चार्जेस को सोर्स चार्ज के किधर खींच लेगा, इधर खींच लेगा, और पॉजिटिव चार्जेस को किधर धकेल लेगा, इधर धकेल देगा। और अगर ये
क्यू नॉट इज वेरी वेरी स्मॉल है, तो क्या यहाँ पे कोई इंडक्शन हो पाएगी इफेक्टिवली? नहीं हो पाएगी। अच्छा, ये पहले वाले केस में ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ध्यान से देखना, पहले वाले केस में ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और दूसरे वाले केस में जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, क्या ये दोनों फोर्सेस सेम होंगी या डिफरेंट होंगी? बताओ। हाँ भाई, एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट होगी सर। क्योंकि पहले वाले केस में इस पे फोर्स सोर्स चार्ज की वजह से तो लगेगी, इंड्यूस चार्जेस की वजह से भी लगेगी, बात समझ रहे हो? और दूसरे वाले केस में सिर्फ सोर्स चार्ज की वजह से। तो यानी कि आप सोच के देखो कि अगर आप इस सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड यहां मेजर करना चाहते हो, तो अगर तो आपका ये क्यू नॉट आप लार्ज ले लोगे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर होगा, क्या वो सोर्स चार्ज का मेजर होएगा या सोर्स चार्ज प्लस इंड्यूस चार्जेस का मेजर होएगा? प्लस इंड्यूस चार्ज। सोर्स Plus चार्ज induced. प्लस इंड्यूस चार्जेस। पर हमें किसका चाहिए? सोर्स चार्ज का। सोर्स का। क्या यहाँ पे ये कहना भी ठीक है कि एफ डैश यहाँ पे एफ से कम होएगी? क्योंकि इंड्यूस चार्जेस की वजह से इन जनरल फोर्स क्या आती है? अट्रैक्टिव। तो यहाँ पे ओवरऑल जो फोर्स ये क्यू नॉट एक्सपीरियंस कर रहा होगा पहले वाले केस में, वो कम होगी एक्चुअली, बोल सकते हैं ना ऐसे। तो इसका मतलब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ये क्यू नॉट मेजर करेगा, वो बेसिकली ओरिजिनल जितना होना चाहिए था उससे कम होएगा कि ज्यादा होएगा? कम हो जाएगा एक्चुअली। सो दिस विल बी मेजरिंग लेसर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन। तो इसका मतलब हमारा सोर्स चार्ज का कम होना, सॉरी टेस्ट चार्ज का कम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अच्छा, अब एक चीज देखो, क्या हमने ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन की थी ग्रेविटेशन चैप्टर में? यस सर। क्या वहां पे हमने ये कंसेप्ट डिस्कस किया था कि टेस्ट मास बहुत छोटा होना चाहिए? नहीं किया था, क्योंकि मासेस के केस में इंडक्शन होती है? नहीं होती। तो जब आप किसी प्लेस पे ग्रेविटी मेजर कर रहे हो, तो वहां पे इस बात से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि आपका टेस्ट मास बड़ा है कि छोटा है, क्योंकि वहां इंडक्शन ही नहीं होती, तो फर्क ही नहीं पड़ेगा एक्चुअली। लेकिन चार्जेस के केस में क्योंकि इंडक्शन होती है तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। अच्छा, यहाँ पे ना एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सा और बड़ा इंपॉर्टेंट सा पॉइंट आपको समझा सकता हूं मैं। देखो, ऊपर वाली इक्वेशन को ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो। हाँ भाई, लिख सकते हैं ना? यस सर। अच्छा, अगर मैं मतलब अगर देखा जाए ना, किसी मैथमेटिक्स वाले बंदे को अगर पूछा जाए तो वो कहेगा इन दोनों इक्वेशंस में कोई फर्क नहीं है। इतना मैथमेटिक्स तो तुम्हें भी आता है भाई, दोनों इक्वेशन में कोई फर्क है? नहीं है, कोई फर्क नहीं है। पर क्या इन दोनों इक्वेशन को अगर आप कंसेप्चुअली देखो तो फर्क है? यस सर। क्या फर्क है? अच्छा बताओ, ये वाली इक्वेशन को कंसेप्चुअली रीड करें तो क्या समझ में आता है? इस इक्वेशन को रीड करें तो ये समझ में आता है कि कूलम फोर्स की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस इक्वेशन को रीड करें तो क्या समझ में आता है? फोर्स की कूलम फोर्स की इलेक्ट्रिक वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिक Coulomb force। फील्ड की वजह से फोर्स है। तो आइडियली देखें तो ये इक्वेशन ज्यादा फंडामेंटल नहीं है, यस सर। यस क्योंकि रियलिटी तो यही है। एक्चुअली होता क्या है कि कई बारी ना किसी इक्वेशन में हम किसी क्वांटिटी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सिर्फ एक रीजन नहीं है, मतलब उसकी एक अपनी इंडिपेंडेंट प्रेजेंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसी की वजह से फोर्स जनरेट होती है। ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। इसमें हम ये नहीं कह रहे कि कूलम्स लॉ को थोड़ा अंडरमाइन कर रहे हैं। एक्चुअली कूलम ने एक्सपेरिमेंटली पता किया, फील्ड का कंसेप्ट बाद में आया, इसलिए जब हम पढ़ाते भी हैं तो पहले कूलम्स लॉ पढ़ाते हैं फिर फील्ड पढ़ाते हैं एक्चुअली। पर ये बात हमेशा हमारे को क्लियर होनी चाहिए, फील्ड के साथ इंटरेक्शन होती है तो ही हमारी फोर्स जनरेट होती है ना? तो यानी दिस इक्वेशन रीड्स कि किसी प्लेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तुम वहां चार्ज रखोगे तो उस चार्ज पे इतनी फोर्स लगेगी, दैट इज बीइंग गिवन बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। और ये हमारे को बताती है कि कोई चार्ज किसी पॉइंट पे फोर्स अगर एक्सपीरियंस कर रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो आप इस तरह से निकाल सकते हो। तो दोनों बातें है ना, कि अगर आपको फोर्स पता है तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो, और इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो फोर्स भी किसी चार्ज पे निकाली जा सकती है। समझ आई बात बेटा जी? क्लियर है जी ये पॉइंट सबको? चलो जी, अब हम यहाँ पे ना, हाँ जी सर आपने जो पिछली वाली स्लाइड पे करवाया वो बता दो, मेरा नेट कनेक्शन लॉस्ट हो गया था।
अब नहीं बता सकता यार, वो तो बहुत ज्यादा बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब कैसे रिपीट करूंगा उसको? इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। स्लाइड दिखा सकता हूँ या रिपीट तो नहीं कर सकता, रिपीट करने वाला काम नहीं है एक्चुअली, है ना? देख लो बस, है ना, पूरा स्लाइड पे है। इससे आगे वाली, ये वाली? यस सर। तो बता नहीं सकता, देख ले बस, इसको फोटो खींच ले इसकी। ये तो बहुत टाइम लग गया, 10 मिनट लग गए मेरे को ये बातें समझाने में, इतना तो टाइम भी नहीं बचा क्लास का। और तेरे को बताऊंगा बाकी लोग क्या करेंगे, भजन कीर्तन थोड़ी करेंगे। चलो जी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू, अरे पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आजा भाई, चार्ज कहाँ रह गया, है ना? तो पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। देखो जी, बड़ी सीधी सी बात है बेटा, यू हैव अ पॉइंट चार्ज, और इस पॉइंट चार्ज की वजह से आप किसी डिस्टेंस पे, मान लो r डिस्टेंस पे, p पॉइंट पे क्या निकालना चाहते हो जी? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। कैसे निकालोगे? वहां पे आप क्या रखो जी? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज रख दिया। अब इस टेस्ट चार्ज पे फोर्स निकाल लो। इस पे फोर्स आएगी किस तरफ? राइट साइड। कितनी आएगी? F। तो E की वैल्यू कितनी होगी देखो जी, मैग्नीट्यूड में F upon Q। F अपॉन क्यू नॉट। तो 1/q0। F कितनी है बेटा यहाँ पे कूलम्स लॉ से? 1/4πε0 Q0/r²। तो अब देखोगे Q0 यहाँ से क्या हो गया जी? कैंसिल हो गया। तो E की वैल्यू किसके बराबर आ गई देखो? 1/4πε0 Q/r²। एक और चीज देखो बड़ी इंटरेस्टिंगली, अगर मैं यहाँ पे R को एज अ वेक्टर डिफाइन करता हूँ, तो यहाँ पे जो E की डायरेक्शन आ रही है इस चार्ज के लिए, वो R की डायरेक्शन में आ रही है कि नहीं आ रही है? हाँ भाई, यस सर। तो E वेक्टर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ध्यान से देखना, KQ/r² इंटू R का यूनिट वेक्टर लिख सकता हूँ ना? यस सर। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे ना, ये इसको ना, जैसे Q से आपने पोजीशन वेक्टर बनाया हुआ है किसी पॉइंट का, इस डायरेक्शन को ना रेडियल डायरेक्शन बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज इज along radial डायरेक्शन, इज अलोंग रेडियल डायरेक्शन। अब इसका मतलब क्या हुआ वो भी समझा सकता हूं जी मैं तो आपको। देखो, जैसे मेरा पॉइंट चार्ज है एक्चुअली यहाँ पे, ठीक है, पॉजिटिव मैंने लिया, देखो ये मैंने नेगेटिव ले लिया, देखो यहाँ पे तो होगा पता है क्या? देखो, पॉजिटिव चार्ज के लिए कोई भी पॉइंट आप देखो, किसी भी पॉइंट पे आप इसका इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, ये हमेशा ऐसा लगेगा कि पॉजिटिव चार्ज से दूर की तरफ है, अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और वो अवे वाली डायरेक्शन पता है कौन सी है? रेडियस वाली डायरेक्शन होगी। और नेगेटिव चार्ज के लिए क्या हो जाएगा किसी भी पॉइंट पे? टूवर्ड्स हो जाएगा। कैसे जी? ऊपर वाले इससे इक्वेशन से देख लो, अगर यहाँ पे Q पॉजिटिव है तो E वेक्टर और R वेक्टर विल बी इन सेम डायरेक्शन। अगर Q नेगेटिव है तो E और R की डायरेक्शन क्या हो जाएगी बेटा जी हमारी? अपोजिट। अपोजिट हो जाएगी एक्चुअली। समझ में आई बात बेटा जी? तो मैंने यहाँ पे ये दिखाया है कि Q की वजह से, मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से और नेगेटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा किस तरफ होती हैं? मतलब देखो, पॉजिटिव चार्ज के लिए हमेशा अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होएगा,
और नेगेटिव के लिए हमेशा क्या आएगा? towards टूवर्ड्स। towards, तो इसके लिए क्या आएगा? देखो अवे, और इसके लिए आप क्या लिख सकते हो? टूवर्ड्स। अब एक और चीज देख सकते हो इंटरेस्टिंगली, यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ रही है वो आर के साथ कैसे वेरी कर रही है बेटा? हाँ जी, इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑबे कर रही है। तो आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का अगर आर के साथ ग्राफ बनाओगे तो कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा ना, कि चार्ज पार्टिकल से आपकी सेपरेशन जितनी ज्यादा दूर होते चले जाओगे आप, उतनी ज्यादा आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती चली जाएगी बेटा? कम होती चली जाएगी। समझ आएगा बेटा जी? अच्छा देखो, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिफाइन तो कर ली, इसके रिगार्डिंग ना कुछ स्पेशल से पॉइंट्स हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है जी? हाँ जी बेटा। फिर जो आप अभी लास्ट पॉइंट बोल रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जैसे दूर होती जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती रहेगी, अपनी लाइन नहीं बोली थी अभी लास्ट में। देखो सेपरेशन ज्यादा होगी तो कम ही होगी ना, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r² है ना, आर बढ़ेगा तो ये कम नहीं होएगा। यस सर, ठीक। ठीक है, हाँ। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर है, ये तो खैर हमें पता ही है एक्चुअली। ठीक है जी। सेकंड, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन पर कूलम। इसका एसआई यूनिट क्या हो जाता है जी? न्यूटन पर कूलम। इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, है ना जी? इट ओबेज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखो जी, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से हमारा मतलब क्या है ना, जैसे किसी एक प्लेस पे कई सारे चार्जेस की वजह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है जी, तो कैसे निकलेगी? देखो वही, ये देखो, तो जैसे मान लो ये पी पॉइंट है एक्चुअली यहाँ पे। ठीक है, ये मान लो Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है और ये Q3 चार्ज है। मेन बात यह है कि किसी भी चार्ज की वजह से किसी पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट किया जाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाकी चार्जेस की प्रेजेंस के क्या होता है बेटा? इंडिपेंडेंट होता है। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि किसी भी पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिटन एज सिंपली वेक्टर सम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ईच चार्ज in the absence of other charges। अब क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है जी? एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ना आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है। हाँ भाई, वेक्टर एडिशन करनी है ना, इस चीज का ध्यान रखना है कि आपने क्या करना है जी यहाँ पे? वेक्टर एडिशन करनी है। ठीक है ना, और कुछ नहीं है मेन बात जी एक्चुअली, यही कुछ बस बेसिक सी प्रॉपर्टीज हैं। बाकी आप सारी प्रॉपर्टीज कूलम्स लॉ वाली लगा सकते हैं इसके अंदर, कूलम फोर्स वाली, कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जी? ये अंदर है तो बेस इनवर्स स्क्वायर लॉ, है ना? तो वो सारी कई सारी प्रॉपर्टीज वहां वाली यहाँ पे लिख सकते हैं, बट जरूरत नहीं है क्योंकि हम तो फोर्स से ही डिफाइन कर रहे हैं ना। तो जो जो प्रॉपर्टीज फोर्स ओबे करेगा वो ये भी ओबे करेगा, सो दैट इज नॉट अ इशू एक्चुअली। कंसेप्चुअली समझा तो दिया है, लेकिन अभी इसमें ना कुछ छोटी छोटी चीजें और हैं जो थोड़ी बताने की जरूरत है, तो वो तो खैर अब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। तो आपका वैसे टॉपिक वाइज तो कूलम्स लॉ ही कंप्लीट हो पाया ना, तो कूलम्स लॉ आप लोग कर लेना। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके क्वेश्चंस भी होते हैं एक्चुअली, थोड़ा सा भी ये थ्योरी पार्ट भी बचा हुआ है, वो मैं समझाऊंगा वैसे, तो फिर वो बताऊंगा, फिर उसके बाद आप लोग इसके क्वेश्चंस भी कर पाएंगे। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड ना ये कई पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे, मतलब जैसे अभी मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड अभी सिर्फ किसका बताया है? एक पॉइंट चार्ज का बताया है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कईयों के निकालते हैं, जैसे पॉइंट चार्ज का निकालते हैं, डायपोल्स का निकालते हैं, रिंग्स का निकालते हैं। तो वो हम लोग अलग अलग पार्ट्स में निकालते हैं। वो आरपीएस वगैरह में भी वैसे दिया हुआ है कि शुरू में पॉइंट चार्ज के क्वेश्चंस होंगे, बाद में फिर डायपोल्स के, फिर रिंग्स के, वो अलग अलग जगह पे दिया हुआ है। मतलब ये लगा के चलो ना, हमारे चैप्टर का नाम फोर्स फील्ड, फोर्स तो हमने डिस्कस कर ली, तो अब जितना भी पोर्शन बचा हुआ है वो फील्ड रिलेटेड ही बचा हुआ है एक्चुअली, तो वो हम लोग पढ़ेंगे खैर, है ना? तो चलो जी नेक्स्ट क्लास में कराता हूँ, अभी तो तुम्हारी फिर ब्रेक शुरू हो गया। हाँ जी, हाँ जी, बोलो बोलो। सर क्या आप कल की स्लाइड दिखा सकते हो? कनेक्शन प्रॉब्लम कारण क्लास नहीं लग पाई थी।